नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, हाल फिलहाल की है। प्रदेश आज का हरियाणा जिला है सोनीपत। सोनीपत जिले में आशीर्वाद गार्डन के 2 कमरों में एक दंपत्ति, उसकी माँ और उसके 3 बच्चे रहा करते थे। सुबह सुबह 6 जनवरी 2026 को करीब 8:30 बजे एक फ़ोन कंट्रोल रूम को और सोनीपत डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम को गया कि साहब यहाँ पर एक व्यक्ति की मौत हो गई है। घर वाले कह रहे हैं कि उसको हार्ट अटैक हुआ है, लेकिन कुछ बात संदिग्ध लग रही है। खैर, पास की ही बात थी। थाने से तुरंत पुलिस बल वहाँ पहुँच गया और देखा 2 कमरे का ये आशीर्वाद गार्डन है, जिसमें एक परिवार रहता है किराए पर, और मालिक ने उसे गार्डन की रखवाली का भी काम दे रखा है। जिस समय शादी ब्याह का सीज़न होता है उस समय तो बहुत से लोग रहते हैं, लेकिन जब वो खाली रहता है तो उस समय वही परिवार वहाँ पर रहता था। परिवार में जो उसका मालिक था परिवार का, उसका नाम था रामकिशन। उम्र थी करीब 40-41 साल। और उसकी पत्नी थी जिसका नाम था सरिता, और उसकी उम्र थी करीब 28 साल। उसके 3 बच्चे थे और उसकी माँ, बुजुर्ग माँ थी। एक कमरे में बुजुर्ग माँ और वो 3 बच्चे रहते थे और दूसरे कमरे में पति और पत्नी रहते थे। पति की लाश उसके बेड पर पड़ी हुई थी। पत्नी और उसकी सास यानी मृतक की माँ, वो ये कह रहे थे कि रात में ठीक ठाक सोए थे, लेकिन सवेरे देखा गया तो इनकी प्राण पखेरु उड़े हुए थे। ऐसा लगता है कि इनको हार्ट अटैक रात में आ गया। लेकिन चेहरा कुछ दबा हुआ सा था, और कुछ ज़्यादा ही दबा हुआ था, और चेहरे के और शरीर की हालत से देख के ये लग रहा था कि इसके साथ कुछ संघर्ष हुआ है। हालांकि बाहरी चोट के निशान बिल्कुल नहीं थे। पुलिस को भी मामला कुछ संदिग्ध सा ही लगा। पुलिस ने फौरन उसका पंचायतनामा किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम में दम घुटने से मौत और उसके नाजुक अंगों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग, बहुत ज़्यादा सूजन और चोट के निशान मौजूद थे। पुलिस को थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि पति और पत्नी दोनों ही उस कमरे में रहते थे। खैर, पुलिस ने इस पर मर्डर की यानी हत्या की एफआईआर दर्ज कर ली और आगे जांच शुरू कर दी। खैर, धीरे धीरे चीज़ें पता लगती गईं। इसी बीच में रामकिशन के भाई मेहर सिंह ने पुलिस से संपर्क किया। जब ये पोस्टमार्टम होके बॉडी घर पे आ गई, अंतिम संस्कार की तैयारी होने लगी, तो उसने कहा कि साहब, मुझे मेरे भाई ने 2 ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजी थी और ये कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये 2 ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरे बारे में सही सही मेरा जो मेरा बिहेवियर है, जो मेरा जिसको कहते हैं कि मेरी कोई संलिप्तता किसी चीज़ में नहीं है, इसको प्रूव करेंगे। तो पुलिस ने वो दोनों रिकॉर्डिंग रख ली और उसको सुना। 2 ऑडियो रिकॉर्डिंग थी, जिनमें से एक ऑडियो रिकॉर्डिंग तो थी करीब करीब 18 मिनट की, और दूसरी ऑडियो रिकॉर्डिंग थी 36 मिनट की। पुलिस ने जैसे ही इन 2 ऑडियो रिकॉर्डिंग को सुना, बात उसके दिमाग में क्लियर हो गई। क्लियर यूं हो गई कि जो उसकी पत्नी थी सरिता, वो पुलिस ने वैसे भी मौके पर उसको देखा था, कम उम्र की थी पति से, दूसरे फैशनेबल बहुत थी, और उसके किसी तीसरे व्यक्ति से अवैध संबंध थे, अनैतिक संबंध थे। और जिस तीसरे व्यक्ति का उसमें जिक्र है, ऑडियो में भी उसका जिक्र था, उसका नाम सतपाल था। और ऐसा लगता है कि सतपाल और सरिता ने मिलकर ऐसा कुछ किया है जिसमें इस व्यक्ति की जान चली गई है।
तो पुलिस ने अपनी तरह से इससे बातचीत करनी शुरू की। सतपाल अभी फरार है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन सारी बात पत्नी सरिता ने बता दी है और पूरे रहस्य पर से पर्दा भी उठा दिया है। इन दोनों के बारे में पता करने पर या पुलिस को जो जानकारी दी गई इनके रिश्तेदारों से, उससे ये पता लगा कि 13 साल पहले रामकिशन और सरिता की शादी हुई थी। रामकिशन पेशे से ड्राइवर था। 2012 में उसकी शादी हुई और ये बताया गया कि दोनों के उम्र में करीब 10 साल का फासला था और उनके 12 साल, 9 साल और 8 साल के 3 बेटे थे जो उस समय मौके पर मौजूद थे। भाई ने ये बताया कि जब बच्चे हो गए और बड़े होने लगे तो उसे लगा कि उसे शहर में रह के बच्चों की पढ़ाई लिखाई का काम करना चाहिए। तो करीब 2 साल पहले वो सोनीपत आ गया था। पहले ये लोग रहने वाले कहीं और के थे, भादरी गांव के थे। रामकिशन गोहाना के ककना भादरी गांव का रहने वाला था और 2 साल पहले वो अपना गांव छोड़कर शहर में काम करने के लिए आ गया था। वो शहर में ही किराए के मकान पर वही आशीर्वाद गार्डन में जो कमरे बने हुए थे उन पे किराए के महीने 4-5 महीने पहले ही वो मैरिज गार्डन में रहने के लिए आया था और उसने वहाँ एक अच्छा काम तलाश लिया था कि वो गाड़ी में दुकानों पर नमकीन की सप्लाई का काम करता था और काम उसका ठीक ठाक चल रहा था। 4 महीने पहले रामकिशन ने संपर्क किया था मैरिज गार्डन के जो जो किराए पे चलाते हैं संजय से, और संजय को भी एक आदमी की ज़रूरत थी जो परमानेंट यहीं पे रह के उसके गार्डन के में चोरी इत्यादि से रोकने के लिए, क्योंकि बहुत ढेर सारा सामान होता है। ज़रूरत तो शादियों के समय ही पड़ती है, लेकिन जो टाइल्स हैं, फिटिंग्स हैं, इलेक्ट्रिक के और जो सामान हैं, इनकी रखवाली के लिए वो तुरंत राजी हो गया और उसने ये कहा कि साहब 2 कमरे जो हैं इसमें वो हम किराए पर आपको दे देंगे, आप हमारे गार्डन की भी रखवाली करिए। एक कमरे में पति पत्नी रहते थे जबकि दूसरे में उसकी माँ रुक्मिणी अपने 3 पोतों के साथ रहा करती थी। आगे जांच में ये पता लगा कि रामकिशन और सतपाल दोनों का आपराधिक इतिहास है। दोनों पर 7-7, 8-8 मुकदमे हैं और दोनों एक साथ जेल में बंद भी रहे हैं। और अभी हाल में जब वो छूट कर आए हैं जेल से, दोनों आए हैं, थोड़ा आगे पीछे छूट कर आए हैं, तब से सतपाल का रामकिशन के घर आना जाना बहुत ज़्यादा हो गया है और इसी बीच में सतपाल का सरिता से प्रेम प्रसंग चलने लगा। वो बात रामकिशन को किसी भी कीमत पर गवारा नहीं थी। उसने इसको रोकने की कोशिश की, अपनी पत्नी सरिता को समझाया भी, लेकिन सतपाल ने घर पर तो आना बंद कर दिया, लेकिन सरिता उससे बाहर मिलती जुलती रही और तभी ये प्लान बना कि कुछ भी हो हम इससे एक ब्लैकमेलर जो सरिता को ब्लैकमेल कर रहा था उसकी और रामकिशन ने ब्लैकमेलर और सरिता की बातचीत, और जिसे रामकिशन ने ज्वाइन कर लिया था, मर्ज की गई थी दोनों की कॉल और चुपचाप वो सुन रहा था और उसने रिकॉर्ड किया था और अपने भाई को भेज रहा था। 18 मिनट की पहली ऑडियो में पति के कहने पे सरिता उस ब्लैकमेलर से बात कर रही थी, उसको कॉल करती है, लेकिन बातचीत के दरमियान ही उसको शक हो जाता है कि कॉल में कोई और साथ में कॉन्फ्रेंस में जुड़ा हुआ है। वो पूछता है कि ये कौन है जिसके साथ तुमने ये फ़ोन जोड़ दिया है, लेकिन सरिता हंस कर उसे टाल देती है और वो कहती है कि उसके फ्रेंड का फ़ोन आया था जो मैंने काट दिया। रामकिशन के बोलते ही अब जब बात दोनों में शुरू हुई तो उसने वही कहना शुरू किया ब्लैकमेलर ने कि तुम्हारी मेरे पास वीडियो और फोटो दोनों हैं और तुम कई दिन से मेरे बुलाने पर आ नहीं रही हो, और अगर अब की बार नहीं आई तो ये सब सोशल मीडिया पर अपलोड होगी।
तुम्हारे पति को सबसे पहले मैं व्हाट्सएप पर भेजूंगा। इसी बीच में चूंकि चुपचाप वो सुन रहा था, उसी ने कहा था सरिता से कि तुम उसको कॉल करो, बात करो, मैं जानना चाहता हूँ वो किस बात के लिए तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है, जो तुम बार बार परेशान हो। और इसी बीच में इतनी बात सुनते ही बीच में ही रामकिशन बोल पड़ा। और रामकिशन के बोलने के बाद भी वो अपनी बात कहता रहा और उसने रामकिशन को भी ललकारा और रामकिशन ने भी उसको ललकारा। बाद में युवक ने फोन काट दिया। ये पूरी 18 मिनट की कन्वर्सेशन थी। तब जब उसने पूछा कि आखिर तुम इसके संपर्क में क्यों आई, कैसे आई, तो उसने ये कही कि जब तुम जेल में थे तब मैं इसके संपर्क में आई थी और मुझसे गलती हुई थी। उसके बाद से इसने मुझे धमकाना शुरू किया और क्योंकि उसके पास मेरी कुछ फोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफ हैं, वो उसी की आड़ में मुझे गलत धंधे में ढकेलने की कोशिश कर रहा था, जिसका मैंने विरोध किया था और मैं उस धंधे में जाना नहीं चाहती थी। सरिता ने खुद भी उसको उसी समय बताया कि इस लड़के के पास उसकी आपत्तिजनक वीडियो और ऑडियो है। अच्छा, जेल के दौरान उसका सरिता का व्यवहार, जब रामकिशन जेल में था तो उसका व्यवहार बदल गया। वो मायके में रहने लगी, वो गांव ठरू में रहती थी। उसका व्यवहार ठीक न होने के कारण वो ससुराल से होकर मायके चली गई थी और मायके में वो ज़्यादा स्वच्छंद हो गई थी। इस आदमी से जिससे उसका संबंध था और बाद में उसने ब्लैकमेल करना शुरू किया था, उसकी शिकायत भी उसने महिला हेल्पलाइन पर की थी और कि वो उसे बार बार धमका कर ब्लैकमेल कर रहा है। लेकिन उस शिकायत का क्या हुआ, इसके बारे में वो कुछ नहीं बता सकी। पुलिस कोशिश कर रही है अभी कि उस शिकायत में क्या उसका आउटकम हुआ, ये महिला हेल्पलाइन से पता किया जा सके। दूसरी जो ऑडियो थी वो 36 मिनट का कबूलनामा था। 36 मिनट की दूसरी ऑडियो में रामकिशन पूरी सच्चाई अपनी पत्नी की जुबानी सुनता है। सरिता स्वीकार करती है कि वो गलती से युवक के संपर्क में आ गई थी। युवक के खर्चे पानी का लालच के चक्कर में वो अपने यहाँ जहाँ वो जिस कंपनी में काम करता था वहाँ अलग अलग लोगों से उसने मिलवाया और ये भी बताया सरिता ने अपनी जुबानी कि कभी कभी रात में भी मुझे वो युवक बुलाता था और कंपनी के अलग अलग अपने अधिकारियों से के पास जाने के लिए विवश करता था। इन दोनों ऑडियो से ये बात तो साबित हो गई कि रामकिशन को यह अंदाजा लगा था कि कभी न कभी वो अपनी पत्नी के कारण किसी परेशानी में पड़ सकता है। इसीलिए इन दोनों रिकॉर्डिंग को उसने अपने भाई के पास भेजा था और ये कहा कि जब वो कभी परेशानी में पड़े तो ये दोनों ऑडियो रिकॉर्डिंग यही उसकी मदद कर पाएंगी। अब जबकि रामकिशन का मर्डर हो गया तो उसके भाई ने ये दोनों रिकॉर्डिंग पुलिस को उपलब्ध करा दी। 6 दिसंबर 25 को रामकिशन ने अपनी पत्नी सरिता का जन्मदिन बच्चों के साथ मिलकर धूमधाम से मनाया था। इस मौके पर घर में खास सजावट की गई थी। सरिता के सिर पर लाइट वाला ताज उसने पहनाया था। केक खुद सरिता ने काटा था। जन्मदिन के वीडियो में दोनों पति पत्नी बहुत खुश नजर आ रहे थे। इस वीडियो रील पर वो जो जन्मदिन के तमाम गाने हैं वो सोशल मीडिया पर उसने साझा किए। पार्क में 24 नवंबर 2025 को सरिता का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर मिला जिसमें वो पार्क में एक्सरसाइज कर रही थी और बैक बेंडिंग की जो एक्सरसाइज थी उसकी कई रील उसने दिखाई थी इस अपने अकाउंट पर, सोशल मीडिया अकाउंट पर। वो फिटनेस के प्रति सजग थी और बाइक भी चलाने का उसको शौक था। बाइक चलाते हुए उसकी कई रील उसके अकाउंट पर देखी जा सकती है। गिरफ्तारी के बाद सरिता के ऊपर कुछ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। पुलिस से उसने ये भी कहा कि जेल जाने के बाद वो अपने शरीर पर ज़्यादा ध्यान देगी। अब घटना के बारे में इन दोनों से ये तय हो गया, इन दोनों रिकॉर्डिंग से, कि सरिता का ही इसमें हाथ है। सरिता से संबंधित किसी व्यक्ति का हाथ है
जो उसको ब्लैकमेल कर रहा है उसका हाथ है, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि इससे अब हमारा पीछा छूट चुका है। जब रामकिशन ने उसको टेलीफोन पे ललकारा था, बहुत गाली गलौज की थी, उसके बाद से ही उसके फोन आने बंद हो गए थे। तो फिर हत्या कैसे हुई? तो पता लगा कि 5 जनवरी की शाम को सरिता के पति रामकिशन से सरिता ने 3,000 रुपये मांगे थे। पति ने मना किया तो दोनों में झगड़ा हुआ। हालांकि फिर बाद में सुलह हो गई, दोनों ने एक साथ खाना खाया और कमरे में सोने चले गए। यह भी बताया सरिता ने कि उस रात उन्होंने गांजा पिया था और खूब गांजा पिया था। पॉर्न देखने का वो एडिक्ट था और रात में जब भी वो सोने के लिए जाता था तो वो पॉर्न अपनी पत्नी के साथ देखना पसंद करता था। 5-6 जनवरी की दरमियानी रात में उन लोगों में फिर एक बार झगड़ा हुआ। उस समय वो गांजे के नशे में था और उसके बाद उसने अपने प्रेमी सतपाल को बुलवा लिया। रात करीब 1:30 बजे के आसपास सतपाल आ गया। दरवाजा उसी ने खोला, भीतर आया। सतपाल ने उसके मुंह पर तकिया रख के वो सतपाल उसके ऊपर बैठ गया और फिर वो उसका पत्नी उसकी सरिता वो उसके पेट के हिस्से पर बैठ गई और उसके नाजुक अंगों को इतना कस के दबाया कि थोड़ी देर में उसकी जब छटपटाहट बंद हो गई तब दोनों ने ये चेक किया कि अभी जिंदा है कि मर गया। और काफी देर तक वो देखते रहे, पानी छिड़कते रहे कि शायद पता लग जाए इससे कि ये जिंदा तो नहीं है, लेकिन वो मर चुका था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये दोनों बातें साफ हो गई थी कि उसका गला उसका सफोकेट करके उसे तकिया से या किसी चीज से सफोकेट करके मारा गया था और उसके नाजुक अंगों में बहुत ज्यादा चोट पहुंचाई गई थी। ये पुलिस को प्रारंभिक जांच में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ जो जांच हुई थी उससे ये फैक्ट्स उसको पता लग गए। खैर, सरिता को कोट मोहल्ला चौकी क्षेत्र से पकड़ लिया गया। सतपाल को पुलिस अभी भी तलाश कर रही है। मौके पर परिजनों ने पत्नी पर हत्या का आरोप जब किसी तीसरे आदमी ने, अच्छा, पब्लिक को शक इसलिए हुआ क्योंकि पत्नी बहुत जल्दी जल्दी उसके अंतिम संस्कार की बातें कि ये सामान ले आओ, इसको ये सामान लाने के लिए, उसको वो सामान लाने के लिए भेज रही थी कि जितनी जल्दी हो सके लाश को यहाँ से ले जाया जाए और जहाँ अंतिम संस्कार किया जाता है वहाँ इसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। उसकी इसी जल्दबाजी को देख के किसी को शक हुआ था जब ये फोन पुलिस को गया था कि एक व्यक्ति की हत्या हुई है और ऐसा एक व्यक्ति की मौत हुई है, लेकिन हाव भाव से ये लग रहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। बहरहाल पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है, गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और सतपाल की तलाश की जा रही है। आज की घटना देखिए, आज फिर एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। अब कितनी बार बताऊं मैं आपको, हर दिन वही, हर दिन वही। इतना लेटेस्ट, इतना नया ट्रेंड है ये कि बस पूछिए नहीं। पहले भी ये होता रहा होगा, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल अचानक ऐसी घटनाएं शुरू, पहले भी होता रहा होगा लेकिन तब उतना ध्यान नहीं गया। लेकिन मेरठ के उस नीले ड्रम के वाकये के बाद तो जैसे झड़ी लग गई। 50 से अधिक तो मैंने ही सिलसिलेवार ऐसी अपराध की घटनाएं बताई हैं जिसमें पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की हो। और इस आज की जो अपराध की ये घटना है उसमें पत्नी 10 साल छोटी थी, पति 40 का और पत्नी 28-30 की। पत्नी बहुत ज़्यादा फैशनेबल और पति ड्राइवर। बेमेल विवाह था। तो ये सब होना ही था, मतलब होता ही है। बहुत कम लोग इसको निभा पाते हैं, ऐसा ही होता है। दोनों आपराधिक पृष्ठभूमि के जो प्रेमी था और जो पति था, सरिता भी 4-5 मुकदमे, आपराधिक मुकदमे कायम थे एक्सटॉर्शन के।
दूसरों पर वही अपने रूप रंग का प्रभाव दिखाकर उनसे उनके फोटोग्राफ वीडियोग्राफ बना के उनसे पैसे वसूलने के आरोप में 3-4 मुकदमे उस पर भी हैं और वो भी काफ़ी समय जेल में रही है। तो जब ये दोनों एक साथ जेल से छूटे तब प्रेमी उसके घर आने जाने लगा, चूंकि जेल में उसका पति और प्रेमी दोनों एक साथ रहते थे। उसकी नज़र पड़ी, वो भी कम उम्र का था। यानी जो रामकिशन था वो बहुत सीनियर था और सतपाल जूनियर था। क्राइम में भी गुरु चेले जैसे संबंध होते हैं, सीनियर जूनियर जैसे संबंध होते हैं। क्राइम में भी जूनियर क्रिमिनल वो सीनियर क्रिमिनल का रिगार्ड करता है, वो पैर छूता है, दूर से सलाम करता है और ये मानता है कि हमारे गुरु हैं, इन्होंने बहुत कुछ हमको अपराध की शिक्षा में इनका भी बड़ा योगदान है। तो गुरु और चेला दोनों एक ही आदत के थे, गांजा पीने वाले गंजेड़ी। तो ऐसा होना ही था। एक तो 3 लोग, एक पत्नी, एक पत्नी का प्रेमी, एक पत्नी का पति, ये तीनों आपराधिक बैकग्राउंड के, तीनों पर आपराधिक मुकदमे थे, तीनों जेल जा चुके थे और उनमें से गुरु चेला गंजेड़ी, पुराने गंजेड़ी। तो गंजेड़ियों के लिए कहावत है कि गंजेड़ी यार किसके, दम लगाए खिसके। बहुत पुरानी कहावत है और पुराने लोगों ने कही है, तो सही होगी। इस घटना में भी वही है कि दोस्ती का कोई मतलब नहीं था, गांजे की दोस्ती थी और पत्नी पर नजर गड़ा दी। अच्छा, जो इस तरह के गुरु चेले होते हैं उनके बारे में भी एक बहुत पुरानी कहावत है कि जाका गुरु भी आंधला, चेला खड़ा निरंध, अंधे अंधा ठेलिया, दूनियों कूप पड़ंत। जिसका गुरु भी अंधा हो तो चेले को अंधा होना ही होना है। और कुएं के किनारे अगर खड़े होंगे तो दोनों एक दूसरे को धक्का देके कुएं में चले जाएंगे। वही हुआ कि गुरु भी उसी तरह का गंजेड़ी, चेला भी उसी तरह का गंजेड़ी। गुरु ने भी अपने से 10 साल कम उम्र की लड़की से बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस शादी की और फिर जैसे ही छूट के गुरु चेला जेल से आए तो चेले का भी दिमाग उसी पर अटक गया, लिहाजा ये सब होना ही था। तो ये गुरु चेला और गंजेड़ियों का एक ऐसा समागम हुआ कि ये अपराध बड़ा अपराध हो गया। आशा है आप मेरी इन सब बातों से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।